गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 18 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही उन सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स भी कवर किए जाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट ना रह जाए। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक-एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर, है ना? इसके सारे ऑप्शन हैं भारत, मालदीव, सऊदी अरब, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए साथियों, इनके पॉइंट्स है वो आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेंगे और क्वेश्चन जो है आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना? चलिए साथियों, पॉइंट्स जो है, इनका पहला पॉइंट है 15 अप्रैल को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, ठीक है? वे सरकार का नेतृत्व करने के 20 साल बाद 15 मई 2024 को प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे। लीन सिन लुंग के पद छोड़ने के बाद 51 वर्षीय उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग को पीएम बनाया जाएगा। तो यानी कि जो 15 अप्रैल को जो है ये अपनी पद छोड़ने वाले हैं, और उनके पद पर जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को, लॉरेंस वेंग को पीएम के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, ली सिन लुंग ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ठीक है? तो ली सिन लुंग जो थे 12 अगस्त 2004 से वह इस पद पर थे, लेकिन अब जो है यह अपने पद को छोड़ के लॉरेंस वेंग को अपनी पद अ, ग्रहण करेंगे, है ना? चलिए अगला पॉइंट है साथियों, ली सिन लुंग सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू के सबसे बड़े बेटे हैं। तो सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ली कुआन यू। उन्हीं के बड़े बेटे हैं ली सिन लुंग, जो अभी 2004 से वह इस पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर वह स्थित थे, ठीक है? चलिए साथियों, वे 80 और 90 के दशक में रक्षा मंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री भी रहे थे। यानी कि ली सिन लुंग जो है 80 और 90 के दशक में रक्षा मंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री थे। 15 अप्रैल को उन्होंने अपनी इस्तीफा देने के बाद लॉरेंस वेंग को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना आप याद रखिए। किस डिजिटल एप्लीकेशन पर पोस्ट करने, लाइक करने और रिप्लाई करने के भी पैसे लगेंगे? अभी जो आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगे हो, तो सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पे आप मैसेज करते हो, रिप्लाई करते हो, पोस्ट करते हो अपनी, है ना? फ़ोटो खींच के पोस्ट कर देते हो, है ना? कुछ भी आप इनकी कोई भी रील्स पोस्ट कर देते हो, किसी को भी मैसेज करते हो या कुछ भी करते हो, आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप पैसे तो नहीं माँगती, इंस्टाग्राम भी पैसे नहीं माँगती, लेकिन ट्विटर एक ऐसा एप्लीकेशन है एलन मस्क की, जो कि अब उनके द्वारा बताया गया है कि अगर आप रिप्लाई और पोस्ट, लाइक, कमेंट जो भी करते हैं, तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। साथियों, इनके पॉइंट्स है वो आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएँगे क्या है, क्या नहीं। पहला पॉइंट है साथियों, 15 अप्रैल को एलन मस्क ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, यानी कि जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, ट्विटर, उस पर जो है पोस्ट लिखने, लाइक करने या बुकमार्क करने पर रिप्लाई करने के लिए चार्ज देना होगा, ठीक है? ब्लू टिक अगर आप ज़्यादा फॉलोअर्स करते हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी-अच्छी पोस्ट डालते हो। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है साथियों, जो कि आपका जो न्यूज़ है ना, आपकी जो पोस्ट है ना, वो डायरेक्ट न्यूज़ के पास जाती है, डायरेक्ट देश के पूरे इंटरनेशनल के पास जाती है ना? वो एक इंटरनेशनल चैनल है, इंटरनेशनल सोशल मीडिया अकाउंट है, जो कि आपकी जो पोस्ट है तुरंत गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ठीक है साथियों? तो इसके लिए जो है वह सावधानी बरतने के लिए उन्होंने यह कार्य किया है, जो कि पोस्ट लिखने पर, लाइक करने पर और बुकमार्क करने पर या कमेंट-वमेंट करने पर, जो भी करते हैं आप, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में करते हैं, उसी तरह से आप ट्विटर पे करते हैं, तो आपको पैसे लगेंगे उसके लिए, ठीक है? एलन मस्क ने कहा है कि कंपनी प्लेटफ़ॉर्म पर बॉट्स के हमले को, खतरे को कम करना चाहती है, ठीक है? तो अपने-अपने जो जो भी कंपनी है, तो वो तो अपनी तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके, वो तो फ़ॉलो करने करने चाहिए ना, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी कुछ ही पोस्ट आ जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो उन्हें भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, है ना? चलिए साथियों, अगला पॉइंट है, कंपनी यह चार्ज नए एक्स यूज़र्स पर लगाने का प्लान कर रही है।
मतलब कोई भी नया जैसे कि नया-नया अकाउंट खोलते हैं यानी कि फेसबुक इनको पता भी नहीं है और वो नया अकाउंट उसने चलाया या व्हाट्सएप इनको पता भी नहीं है, उन्होंने नया चलाया। तो वो कुछ भी रिप्लाई करते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी कमेंट कर दे रहते हैं किसी को भी। तो यह ट्विटर एक्स के द्वारा ये कहा एलन मस्क के द्वारा कहा गया है कि जो भी नए यूज़र्स अब ट्विटर हैंडल करेंगे, उन्हें यह चार्ज देनी पड़ेगी, ठीक है? कंपनी इस पॉलिसी की टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन न्यूजीलैंड और फिलीपींस में कर चुकी है। तो इसका जो है कंपनी जो है एलन मस्क की ट्विटर एक्स इसकी जो है टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है न्यूजीलैंड और फिलीपींस पे कर चुकी है और अभी जो वो हर जगह करने वाली है, ठीक है? मस्क ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर को 14 बिलियन अ, 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था। तब तब यह प्लेटफ़ॉर्म की पूरी तरह से फ्री था। जब इसने एलन मस्क ने यह कंपनी खरीदी थी ट्विटर एक्स, तो तब तक तो ये फ्री थी। लेकिन जब इनके खरीदने के बाद कुछ भी उल्टा-पुल्टा अगर पोस्ट वहाँ पे आते हैं या कुछ भी खतरा महसूस होता है, तो वो यह कार्य करने में लग चुके हैं और इनसे पहले भी यह कार्य कर चुके हैं, लेकिन 2 ही जगह पे किए थे, न्यूज़ीलैंड और फिलीपींस पे, लेकिन अभी जो है करने वाले हैं हर जगह पे, है ना? मेरे साथियों इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उज़्बेकिस्तान में आईटी लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उज़्बेकिस्तान में यह आईटी लैब का उद्घाटन किया गया है, जो कि आर्मी चीफ के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक है साथियों? इनके कुछ पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिए। 17 अप्रैल को यानी कि कल के दिन आज 18 अप्रैल है, 17 अप्रैल को भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे ने उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में उज़्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में एक हाईटेक आईटी लैबोरेटरी का उद्घाटन किया है। ठीक है? किसके द्वारा किया गया? तो जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? उज़्बेकिस्तान के शकरकंद शहर में किया गया, ठीक है? क्या नाम है उसका? आईटी का? तो उज़्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है? यह एक आईटी लैबोरेटरी है, ठीक है? मनोज पांडे ने 15 से 18 अप्रैल तक 4 दिवसीय उज़्बेकिस्तान पे यात्रा पर हैं। इसी दौरान यह कार्य किए हैं, ठीक है? आईटी लैबोरेटरी में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब है। इस लैबोरेटरी में उज़्बेक सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? तो इसमें जो है सशस्त्र बल जो भी आर्मी जवान होते हैं हमारे, उस वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? इस आईटी लैबोरेटरी में। फिर साथियों अगला पॉइंट है, जनरल मनोज पांडे दोनों देशों के सशस्त्र सैन्य बलों को डस्ट लीग सैन्य अभ्यास की भी शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो दोनों देशों के बीच जो है सशस्त्र सैन्य बलों का डस्टलिक सैन्य अभ्यास भी शुरू करने वाले हैं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है? यह क्यों किया जाता है साथियों? मतलब अ, ये जो है ना भारत और उज्बेकिस्तान दोनों की संघाई सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एसएसओ के सक्रिय सदस्य हैं। एसएसओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है? तो साथियों इसीलिए मतलब किसी भी देश में हम अपनी सेना को बैठाते हैं या किसी भी देश में हम अपनी सेना को शामिल करते हैं, तो हमारा उनका संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आपके परिवार में या आपके आपके पड़ोसी ही संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, तो आप भी अच्छे से नहीं रह पाओगे, है ना? इसी तरह से भारत के भी फ्रेंड्स होने चाहिए, भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए जैसे चाइना, रसिया, अमेरिका ये सब के अच्छे फ्रेंड हैं। इसीलिए हम लोग अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन के रहेंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? इसीलिए यह कार्य किया गया है जनरल मनोज पांडे के द्वारा, ठीक है? चलिए साथियों इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलवा धातु शिल्प को जीआई टैग किस शहर में मिला है? देखिए 2 चीज़ को जीआई टैग मिला है जो कि वाराणसी शहर में मिला है। वाराणसी शहर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 2 चीज़ को मिला है कौन-कौन से? एक तिरंगा बर्फी है और एक ढलवा धातु शिल्प है। घंटी जानते हो ना घंटी जो मंत्र जब बजाते हैं हम टन 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 बजती है, वो उस घंटी को जीआई टैग दिया गया है और वहाँ की जो तिरंगा की बर्फी है, तिरंगा की बर्फी मतलब तिरंगे की डिज़ाइन में बर्फी है, ठीक है? हरा अ, जो भी रंग होते हैं उजला और एक लाल, ठीक है? तो इस तरह से वहाँ पे तिरंगा बर्फी बनाई जाती है वाराणसी शहर में, इसीलिए उन्हें जीआई टैग दिया गया है। यह कब से बनाई जाती है? ये आपको पॉइंट्स में समझ में आएँगे। चलिए साथियों इनका पॉइंट है, पहला पॉइंट जो है वाराणसी की तिरंगा बर्फी और ढलवा धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। कब मिला? तो 16 अप्रैल को चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडेक्सन
जीआई टैग का फुल फॉर्म है साथियों जियोग्राफिकल इंडेक्सन, ठीक है। इसके द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय ने नए उत्पादों की लिस्ट जारी की है। इस देश की आज़ादी से जुड़ी तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रोडक्ट का दर्जा मिल गया है, ठीक है। वहीं ढलुआ धातु शिल्प को भी जीआई टैग लिस्ट में शामिल हो गया है, ठीक है। तो दो चीज़ है, एक है तिरंगा बर्फी और एक है ढलुआ धातु शिल्प। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो जियोग्राफिकल इंडेक्सन है। कहाँ पे स्थित है यह? तो चेन्नई में स्थित है, ठीक है। कब यह जीआई टैग मिला? तो यह 16 अप्रैल को यह जीआई टैग मिला है। बनारस के बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों में परंपरा के तहत तिरंगा बर्फी बनाई जाती है। देश के आज़ादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का इजाद हुआ था। तो मतलब इजाफा हुआ था उस समय, ठीक है। गंगा जली लोटा, देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियां, घंटी और घंटे ढलुआ धातु शिल्प के नमूने हैं। तो ढलुआ धातु शिल्प जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो गंगा जली लोटा होते हैं जहाँ पे हम जल ढारने जाते हैं, जैसे कि काशी में, काशी एक शहर है, वाराणसी काशी, वहीं पे ये जेटाई दिया गया है, ठीक है साथियों, काशी भी शामिल है इसमें। तो गंगा जली लोटा, देवी देवताओं की पीतल और उनकी मूर्तियां और घंटी और घंटा जो भी बजाते हैं हम, ठीक है। तो ये धातु शिल्प होते हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है वाराणसी शहर में, ठीक है। इसमें केसरिया रंग के केसर, देखिए अगर आपने ये सुना है तिरंगा बर्फी तो उसमें कौन कौन से हैं? तो केसरिया रंग के केसर, ठीक है। हरे रंग के पिस्ता, बीच में जो सफेद रंग होते हैं उसमें खोया का काजू इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। तिरंगा जो बर्फी है आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा वाराणसी का तिरंगा बर्फी जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, तो आपको उनके रंग पता चल जाएंगे, ठीक है। जो कि केसरिया रंग के केसर केसर है उसमें मिला जाता है, और बीच बीच में जो है काजू मिला जाता है, और हरे रंग जो है पिस्ता मिला जाता है, ठीक है। इस तरह से यह बर्फी बनाई जाती है। चलिए साथियों इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है? तो विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिया गया है, जो कि 5 खिलाड़ी इसमें शामिल है। इसमें पहला आपने ऑप्शन देख रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है मिचेल स्टार्क, दूसरा ऑप्शन है उस्मान ख्वाजा, तीसरा ऑप्शन है एस्ले गार्डनर, चौथा ऑप्शन है हैरी ब्रूक, पांचवा ऑप्शन है मार्क वुड। तो इन पांचों लोगों को जो है विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है। मतलब क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिया गया है विजडन टॉप। चलिए साथियों इनका पॉइंट से आप समझ लीजिए। 16 अप्रैल को विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक 2024 ने साल के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो यह किसके द्वारा लिस्ट जारी की जाती है? तो विजडन क्रिकेटर्स अलमानेक के द्वारा यह लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। इसमें टॉप 5 क्रिकेटर्स जो है उसमें मिचेल स्टार्क आप पहले भी नाम देख चुके हैं। मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एस्ले गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड शामिल है, ठीक है। और भी लोगों को कुछ दिया गया है जिन्हें आपको समझने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अभी आईपीएल भी चल रही है और खिलाड़ी के लिए क्वेश्चन है, क्रिकेट के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये साथियों। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट की विजडन लीडिंग क्रिकेटर जो हैं उन्हें वर्ल्ड, एक मिनट साथियों थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, ठीक है, दो लोग हैं पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट, उन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया। ये एक अवार्ड है साथियों, विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अगला अगला पॉइंट है साथियों कि कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जून में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके लिए पेट कमिंस को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ट्रेविस हेड को सबसे अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए विजडन ट्रॉफी मिली है, ठीक है। तो ट्रेविस हेड अभी भी आईपीएल में खेल रहे हैं तो उन्हें भी यह विजडन ट्रॉफी मिली है, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट है हैली मैथ्यूज को टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हैली मैथ्यूज आप नाम सुने होंगे। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट को सबसे पुराने इंडिविजुअल अवार्ड है, ठीक है। जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है वह
किसी भी खिलाड़ी को एक ही बार मिलता है साथियों, ठीक है, और यह सबसे पुराना इंडिविजुअल अवार्ड है, ठीक है। विजडन 1889 में 1889 से यह हर साल लिस्ट जारी कर रहा है, ठीक है। तो हर साल जो भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्हें विजडन क्रिकेट, साथियों मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसके, थोड़ा सा किसके कौन कर दिया यहाँ पे, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे किसके नहीं होना चाहिए था साथियों, यहाँ पे किस होना चाहिए था, ठीक है। किस आप उल्टा मत समझ लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायजूस। बायजूस के जो सीईओ हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है साथियों। इनके पॉइंट्स तो आप समझ लीजिए। 15 अप्रैल को बायजूस इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है साथियों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो बायजूस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अर्जुन मोहन, उन्होंने अपने पद से लगभग 7 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। बायजूस अपने बिजनेस को 3 डिवीजन में रीऑर्गेनाइजेशन करेगी, जिसमें से लर्निंग ऐप, ऑनलाइन क्लासेस एंड ट्यूशन सेंटर और टेस्ट प्रिपरेशन में रीऑर्गेनाइजेशन करने वाली है, ठीक है। साथियों इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट देखे होंगे, अगला सेकंड पॉइंट आप जो देख रहे हो, तो बायजूस अपने बिजनेस को, मतलब आप समझ रहे हो बिजनेस को, पढ़ाई क्या है बिजनेस, फिर साथियों आप समझ गए होंगे। तो बायजूस अपने बिजनेस को 3 डिवीजन में ऑर्गेनाइजेशन करेगी, क्यों कर रही है, तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें जो है प्रत्येक यूनिट में अलग अलग लीडर होंगे, यानी कि 3 डिवीजन जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसमें लर्निंग ऐप, ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन सेंटर, टेस्ट प्रिपरेशन, इसमें अलग अलग लीडर होंगे जो कि प्रॉफिटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस को स्वतंत्र रूप से चलाएंगे। तो यानी कि पढ़ाई जो है बिजनेस की तरह चलाई जाती है बायजूस के द्वारा। चलिए साथियों, बायजू रविंद्रन ने 2011 में बायजूस की स्थापना की थी, ठीक है। बायजूस अच्छी सैलरी भी देती है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है। एमबीए आप किए हो तो आप बायजूस ज्वाइन कर लो, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़ा बच के, बिजनेस, पढ़ाई बिजनेस नहीं है साथियों, पढ़ाई एक ज्ञान की भंडार है जिससे सबको मिलनी चाहिए, है ना साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल किससे किया गया है, ठीक है। तो दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स हैं, व्यस्त मतलब बहुत ही बिजी, यानी कि हर समय वहां पे लोग आते जाते रहते हैं, हर समय फ्लाइट्स उड़ती रहती है, इसीलिए तो दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है वो से आईजीआई, ठीक है, जो कि दिल्ली में यह स्थित है, आईजीआई एयरपोर्ट, ठीक है साथियों। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। इनका जो पॉइंट है वो आप समझ लीजिए साथियों। 16 अप्रैल को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एसीआई, ठीक है, एसीआई का फुल फॉर्म क्या है साथियों, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसके द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। इसीलिए इसका दिया गया है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी 2023 जारी की है। 2024 जारी नहीं की है साथियों, 2024 अभी तो फाइनेंशियल आया ही है 1 अप्रैल से, तो उन्होंने 2023 तक की लिस्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। इसमें 10 में से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो है एयरपोर्ट है, जो कि इसमें आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है पहले नंबर पे अमेरिका के एयरपोर्ट आते हैं, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे साथियों, एसीआई की 2023 की लिस्ट जारी में आईजीआई एयरपोर्ट की 10वीं रैंक मिली है। पहले इनकी 9वीं रैंक थी, लेकिन अभी इसकी 10वीं रैंक हो गई है। मैंने इनके पॉइंट नहीं दिए हैं साथियों। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सालाना 7.22 करोड़ पैसेंजर सफर करते हैं। तो आप ये मत देख लीजिएगा कि महीने की सफर जो है 7.22 करोड़ है, ये सालाना दिया गया है साथियों, पूरे साल का रिकॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। इस लिस्ट में जो है अमेरिका का हार्टस हार्टस फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले पायदान पर है। पहले पायदान मतलब ये पहले नंबर पे है, ठीक है। अटलांटा के इस एयरपोर्ट से हर साल
10.46 करोड़ यात्री सफर करते हैं। तो ये जो आईजीआई एयरपोर्ट है, यानी कि हमारे भारत देश की दिल्ली राजधानी जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन पर जो है सालाना 7.22 करोड़ लोग जो सफर करते हैं। और वहीं पे अमेरिका के जो है अटलांटा एयरपोर्ट, वहाँ पे 10.46 करोड़ जो है यात्री हर साल सफर करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन से हैं? तो दूसरे नंबर पे दुबई एयरपोर्ट और तीसरे नंबर पे डलास एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए साथियों, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के सबसे पुराने फाइटर पायलट दलीप सिंह मजीठिया का निधन कब हुआ? तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, सबसे पुराने फाइटर, फाइटर मतलब वो बॉक्सिंग करने वाला नहीं साथियों, फ्लाइट उड़ाने वाला फाइटर। ठीक है, थोड़ी सी मुझे हंसी भी आ जाती है साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। देश के सबसे पुराने फाइटर पायलट, यहाँ पे दिया भी गया है कि फाइटर पायलट। ठीक है, तो फाइटर पायलट दलीप सिंह मजीठिया, उनका निधन जो है 15 अप्रैल को हो गया है। ठीक है, इनके पॉइंट्स से साथियों, ये दलीप सिंह मजीठिया कौन थे, इन्हें आपको पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है साथियों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे मैं अभी स्वस्थ हूँ और तबीयत थोड़ी सी खराब है ही, लेकिन मैं फिर भी स्वस्थ महसूस कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी जो क्लास है वो आप डेली आएगी, डिले नहीं होगी। ठीक है, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये क्लास डिले हो गई थी, लेकिन अब जो है क्लास डेली आएगी। चलिए साथियों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियो या भी जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो। और साथियों, मैं क्या सोच रहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं उसी दिन डिलीवर कर दूं, ताकि आप उसी दिन यह समझ पाओ। ठीक है, जो भी न्यूज़ आते हैं निकल के। ठीक है साथियों, सारे पॉइंट्स, सारे क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है साथियों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, आप पढ़ाई कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लाइक कर दीजिए। और हाँ साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर साथियों, इनके जो पॉइंट्स थे वो हम देख लेंगे। पहला जो पॉइंट है, 15 अप्रैल को भारत के सबसे पुराने फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का निधन जो है 104 वर्ष की उम्र में हो गया। ठीक है, दिलीप सिंह मजीठिया का जन्म जो है 27 जुलाई 1920 को शिमला में हुआ था। और इसका जो डेथ हुआ है वह उत्तराखंड में, इनके जो फार्म हाउस थे वहीं पे इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इनका जन्म शिमला में हुआ था, इनका निधन उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, मजीठिया का जन्म कब कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1920 को हुआ था। ठीक है, अब इनके बायोग्राफी देखेंगे थोड़े से पॉइंट्स में। ठीक है, उनका जन्म जो 1920 में 27 जुलाई को हुआ, तो 27 जुलाई 1920 को हुआ। उसके बाद हम उनके बाद उसने क्या-क्या किए वो आप पॉइंट्स में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दलीप सिंह मजीठिया 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना के वॉलंटियर रिजर्व में शामिल हुए थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अगला पॉइंट है साथियों, उन्होंने 1940 में 2 ब्रिटिश प्रशिक्षकों के साथ लाहौर के वाल्टन एयरफील्ड से टाइगर मोथ एयरक्राफ्ट में अपनी पहली ट्रेनिंग की उड़ान भरी थी। ठीक है, तो कब भरी थी? 1940 में 2 ब्रिटिश प्रशिक्षकों के साथ लाहौर के वाल्टन एयरफील्ड से टाइगर मोथ एयरक्राफ्ट में, जिसका एयरक्राफ्ट जो थे उनका नाम था टाइगर मोथ, उसी पे अपनी जो पहली उड़ान भरी थी, ट्रेनिंग की पहली उड़ान। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, इसके 2 साल बाद ही 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सोलो उड़ान भरी थी। यानी कि उनका जन्म जो आप देख रहे हो 27 जुलाई 1920, और उनकी जो कार्य देख रहे हो आप 20 साल की उम्र में। यहाँ पे बंदे 25-35 साल, 30 साल हो जाते हैं, 35 साल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये देख रहे हो आप कि 1920 में इनका जन्म हुआ, 1940 में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए साथियों, उन्होंने 2 साल बाद ही, जब 20 साल की उम्र में, उन्होंने अपनी पहली सोलो उड़ान भरी थी। दिलीप सिंह जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा म्यांमार के मोर्चे पर तैनात हुए थे, जहां उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट हॉकर हरिकेन उड़ाया था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो थे बर्मा में मोर्चे के तैनात हुए थे, जहां पर उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट हॉकर हरिकेन उड़ाया था। ठीक है, हॉकर हरिकेन उस समय का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट था, जो कि आप समझ सकते हो 20 साल की उम्र में कोई बंदा इसे उड़ा रहा है, कोई आदमी इसे उड़ा रहा है, और जो कि सबसे एडवांस फाइटर था।
ठीक है। और उन्होंने या यानी कि दलीप सिंह मजीठिया जो थे ये उड़ाए थे, उस समय की बात है। ठीक है साथियों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दलीप सिंह को कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्सेस के लिए चुना गया। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखोगे साथियों, तो उन्होंने 23 अप्रैल 1949 में नेपाल में काठमांडू के परेड ग्राउंड में पहली बार हवाई जहाज उतारा था। ठीक है। तो नेपाल में यानी कि हमारे देश के जो बाजू वाले देश है नेपाल, उसमें जो है वहाँ पे नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे इन्होंने परेड ग्राउंड में पहली बार जो है हवाई जहाज उतारा था। ठीक है। कब उतारा था? तो 23 अप्रैल 1949 में। किसके द्वारा उतारा गया? तो दलीप सिंह मजीठिया के द्वारा यह उतारा गया। इनका निधन जो कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? तो 104 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनका निधन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में इसके फार्म हाउस से इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो है कब हुआ? तो 27 जुलाई 1920 को शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है साथियों। चलिए इतना आप याद रखिए। मुझे उम्मीद है साथियों आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक का 20वां कोटा हासिल किया है? ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पलक गुलिया। ठीक है। फोर आंसर हो जाएगा इसका पलक गुलिया। तो यह जो है पेरिस ओलंपिक का 20वां कोटा हासिल किया है। ठीक है साथियों। इनके पॉइंट्स है वो हम चेक करेंगे। 14 अप्रैल को भारतीय शूटर पलक गुलिया ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ठीक है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ठीक है साथियों। इनके पॉइंट से वो आप देखोगे अगला पॉइंट, तो अभी जो है 10 मीटर की एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन उससे पहले भी लास्ट पॉइंट देखोगे आप, पलक गुलिया ने पिछले साल हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है साथियों। गोल्ड मेडल जो है इस साल किसी और को दिया गया है, लेकिन गोल्ड मेडल जो है पिछले साल यानी 2023 में पलक गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता था। इस साल जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट देखोगे साथियों, सेकंड पॉइंट, तो 18 साल की पलक गुलिया ने 217.6 का स्कोर किया है। ठीक है। और आर्मेनिया की एल्मिरा करापेटियन ने 240.7 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है साथियों। तो गोल्ड मेडल जो है पिछले साल पलक गुलिया के द्वारा जीता गया था, लेकिन अभी जो है आर्मेनिया की जो एल्मिरा करापेटियन जो थी उन्हें गोल्ड मेडल जीता, उन्होंने गोल्ड मेडल यह जीत लिया है। ठीक है साथियों। अगला पॉइंट देखोगे, थाईलैंड की कामोनलाक सायंचा ने 240.5 के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वहीं पे थाईलैंड की जो भी अ, कामोनलाक सायंचा थे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और पलक गुलिया जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और एल्मीरा करापेटियन जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है साथियों। इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत जो है, अगर आप आज की क्लास कर रहे हो तो आप कल की न्यूज़ कटिंग देख रहे हो, तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत हुई थी। मैं यही बोला था साथियों, जो भी जिस दिन की न्यूज़ होती है ना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं, यानी कि जिस दिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं साथियों, जो कि उस दिन घटना क्या हुई थी, कब जैसे कि हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत हुई थी, कब निधन हुआ था, कब प्रशिक्षण हुआ था, तो वो हम सोच सोच रहे हैं कि साथियों उसी दिन आपको शाम में डिलीवर कर दें, ताकि आपको उसी दिन सारे पॉइंट्स जो है, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूज़ जो है आपको पता चल जाए। ठीक है साथियों। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल। ठीक है। हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 अप्रैल को हुई थी। कब से हुई? तो इन्हें हम पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों। इनका जो पहला पॉइंट है, 1989 में, यानी कि 1989 से 17 अप्रैल से ही 1989 में 17 अप्रैल से ही वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। हीमोफीलिया वो बीमारी जिससे पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे खून के थक्के जो होते हैं, खून का जमा हो जाना, तो वहाँ पे जमा नहीं हो पाता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में हल्की सी चोट लगने पर ज़्यादा खून बह जाता है। इस वजह से यह बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। ठीक है। इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाने की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनवेल के जन्मदिन के मौके पर 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ठीक है। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रैंक कैनवेल के जन्मदिन के मौके पर यह
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ठीक है साथियों, इतना आप याद रखिए। साथियों 17 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि आपको समझने हैं। पहला पॉइंट है साथियों, काफ़ी वीडियो लंबी हो रही है तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है साथियों, सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप छोटा-सा काम कर सकते हो मेरे लिए, आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और मुझे आप कमेंट करके बता दो, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो, समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए साथियों, इनका जो पहला पॉइंट है वो हम देखेंगे। 2014 में मशहूर कोलंबियाई उपन्यासकार ग्रेबियर मार्केस का निधन हुआ था, ठीक है? तो मशहूर कोलंबियाई उपन्यासकार थे जो कि ग्रेबियल मार्केस, उनका निधन जो है 2004 में 17 अप्रैल के दिन हो गया था, ठीक है? उसी तरह से अगला पॉइंट है साथियों, 1997 में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का निधन हुआ था 17 अप्रैल के दिन ही, ठीक है? कब हुआ था? तो 1997 में। अगला पॉइंट साथियों, 1993 में अंतरिक्ष यान STS 56 डिस्कवरी धरती पर वापस लौटा था, ठीक है? अगला पॉइंट साथियों, 1946 में सीरिया ने फ्रांस से आज़ादी मिलने की घोषणा की थी, ठीक है? तो सीरिया जो है फ्रांस से आज़ादी मिलने की घोषणा कब की थी? तो 1946 में 17 अप्रैल के दिन यह घोषणा की गई थी, ठीक है? चलिए साथियों, अगला पॉइंट है 1875 में सर नेविले चेम्बरलिन ने स्नूकर का आविष्कार किया था। तो सर नेविल चेम्बरलिन जो थे स्नूकर का आविष्कार कब किया था? तो 1875 में 17 अप्रैल के दिन यह आविष्कार किया था, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, 1983 में भारत ने SLV-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया था, ठीक है साथियों? प्रक्षेपण मतलब इसकी जो जांच पड़ताल होती है, यानी कि उड़ान जो होती है वह SLV-3 रॉकेट का उड़ान भरी थी, ठीक है? पहली बार 1883 ईस्वी में 17 अप्रैल के दिन यह भारत के द्वारा किया गया था, ठीक है साथियों? 17 अप्रैल के जिस तरह से इंपॉर्टेंट डे थे साथियों, 16 अप्रैल के भी इंपॉर्टेंट डे है, वह भी आप समझते चलिए। बहुत कम है साथियों, सिर्फ 6 पॉइंट है, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे हम। पहला पॉइंट है साथियों, 2008 में लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, मतलब शुभारंभ जो है, ठीक है? तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो थे हमारे, वो लंदन में 2008 में 16 अप्रैल के दिन किया गया था यह कार्य, ठीक है? कब किया गया था? 2008 में किया गया था साथियों, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, 1992 में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने इस्तीफा दिया था। तो अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे बुल्ला, वह 1992 में 16 अप्रैल के दिन इस्तीफा दिया था, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, 1966 में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन हुआ था, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, 1934 में भारतीय राजनीतिज्ञ राम नाईक का जन्म हुआ था, ठीक है? तो भारतीय जो राजनीतिज्ञ राम नाईक था, उनका जन्म जो है 1934 में 16 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है? अगला पॉइंट साथियों, चार्ली चैपलिन का नाम सुने होंगे आप, दुनिया को जो हँसाने वाले चार्ली चैपलिन थे, उनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में 16 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है साथियों? अगला पॉइंट है साथियों, 1922 में जर्मनी और रूस के बीच इटली में ट्रीटी ऑफ रेपोले रेपोले समझौता हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ रेपोले समझौता कब हुआ था? किसके बीच हुआ था साथियों? तो जर्मनी और रूस के बीच यह हुआ था, ठीक है? कहाँ पे हुआ था? तो यह इटली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 में 16 अप्रैल के दिन यह समझौता हुआ था, ठीक है साथियों? सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स ये लास्ट थे साथियों, इसके आगे नहीं जाना है। तो सारे पॉइंट, सारे जितने भी क्वेश्चन थे सारे साथियों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है साथियों? चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आप चैनल पे पहले से हैं तो आप लाइक कर लीजिए, ठीक है साथियों? चलिए, आपका समय शुभ हो। राधे राधे।